नमस्कार। आज नाट्यशास्त्र की सीरीज़ की कक्षा का दूसरा दिन है और पिछली कक्षा में हमने नाट्यशास्त्र के बेसिक के बारे में चर्चा की थी और उसमें यह भी चर्चा की थी कि नाट्यशास्त्र के अंदर 36 अध्यायों का वर्णन है। तो आज हम उन्हीं 36 अध्यायों के नामों की चर्चा करेंगे और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे आज नाम, और आगे आने वाली कक्षा में इनके बारे में बृहद चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय। नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों का नाम मैं एक क्रमानुसार भी लिख सकती हूँ, लेकिन इसको हमने वापस से विभाजित करा है जिसे पढ़ने में और इस अध्यायों के नाम को याद करने में आसानी होगी। तो जिस हिसाब से मैंने वर्गीकृत किया है उस हिसाब से आप पढ़िए, आपको नाम याद होंगे। तो पहले वर्गीकरण में आते हैं 1 से लेके 5 अध्याय, जिसको हम नाम दे सकते हैं परिचय एवं तैयारी। ठीक है, अब एक एक नाम बताते हैं। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय एवं 5वां अध्याय। पहला अध्याय है नाट्योत्पत्ति, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी कि नाट्य का उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, दूसरा अध्याय है मंडप विधान। मंडप विधान से मतलब है कि थिएटर जो होता है, क्योंकि नाट्य जो होता है, या नाट्य भी कहें या हम कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट का परफॉर्मेंस देखें, तो वो कोई एक स्टेज में होता है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि कैसे कैसे स्टेजेस होंगे, क्या क्या स्टेज है, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तीसरा अध्याय है रंग पूजा। चौथा अध्याय है तांडव और 5वां अध्याय है पूर्व रंग। पूर्व रंग, पूर्व रंग मतलब होता है कि आप अगर मंच में प्रवेश करते हैं उसके पहले भी बहुत सारी तैयारी होती है। तो वो क्या क्या तैयारियां होती है, कैसे कैसे क्या क्या बांटा गया है, वो इस अध्याय में इसका वर्णन है। तो ये हो गया हमारा 1 से लेकर 5 तक के अध्यायों का नाम। अगला वर्गीकरण आता है रस और भाव, जो 6वां और 7वां अध्याय जिसके अंतर्गत है रस एवं भाव। इसके अंदर 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय, 6वां अध्याय मतलब रस है। नाट्यशास्त्र के अनुसार 8 रसों को मान्यता दी गई है। आपने नवरस के बारे में भी सुना होगा और हिंदी के छात्रों ने 10 रस के बारे में भी सुना होगा, लेकिन नाट्यशास्त्र ने 8 रसों को ही मान्यता दी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका भाव। ठीक है, रस के बाद भाव। तो 6वां और 7वां अध्याय जो है वो इस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है 8 से लेके 13 तक के अध्याय, जिनको हमने आगे वर्गीकृत किया है क्या नाम से, अभिनय एवं तकनीक। आठवां अध्याय है उपांग। उपांग आप सब जानते होंगे, जिन्होंने पूर्व में थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है तो उपांग होते हैं हमारे शरीर के छोटे छोटे अवयव। इसमें उसकी जानकारी और बृहद जानकारी है, पूरा अध्याय समर्पित है उपांग को। फिर आता है अंग, फिर 10वां अध्याय चारी विधान। इन सारे अध्यायों का विस्तृत वर्णन आगे आने वाले वीडियो में हम करेंगे। फिर इसके बाद आता है मंडल विधान, जो हमारा 11वां अध्याय है। 12वां अध्याय है गति प्रचार और 13वां अध्याय है भूमि विकल्प। भूमि विकल्प अध्याय जो है वो नाम से उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसका सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफिंग दूंगी कि यह अध्याय पात्रों के बैठने, मतलब कौन से पात्र को कहाँ बैठना चाहिए शास्त्रानुसार, इसके ऊपर निर्भर है। मतलब ये सारे चीज़ों का इसमें वर्णन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 से लेकर 13 अध्याय तक का
वर्णन। अभी मैं रब कर देती हूँ। इसके बाद आगे की वर्गीकरण में आते हैं 14 से लेके 20 अध्याय, जिनको हमने बांटा है नाट्य रचना नाम से। ठीक है, इसके अंदर 14 से लेके 20 अध्याय आते हैं। तो अब अगर हम नाम के ऊपर जाएं तो 14वां अध्याय है प्रवृत्ति, 15वां है छंदो विभाग, 16वां अध्याय है वृत्त लक्षणम, 17वां अध्याय है काव्य लक्षणम, 18वां अध्याय है वृत्ति विकल्पन, वृत्ति से रिलेटेड, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वृत्तियों के बारे में चर्चा जल्दी ही होगी। ये हो गए 14, 15, 16, 17, 18। 19वां अध्याय है काकु स्वर। काकु स्वर का मतलब होता है कि जो आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है वो कैसे होता है। ठीक है, इस अध्याय में उसी की चर्चा की गई है। इसके बाद आता है दशरूपक। यह अध्याय मेरा फेवरेट अध्याय है। इस अध्याय में नाटक, मतलब सिर्फ नाटक नहीं विधा होती है। आपको जानने को मिलेगा कि 10 प्रकार की विधाएं हैं जिनको हम, अगर हम जनरली जाते हैं थिएटर देखने तो कुछ चल रहा होता है जिसमें अलग अलग पात्र होते हैं, तो हम सबको जनरली नाटक बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग नाम होता है। नाटक अलग होता है, प्रकरण अलग होता है, डिम अलग होता है, भाण अलग होता है, मतलब बहुत सारे, मतलब 10 प्रकार के जो रूपक हैं उनकी चर्चा की गई है। ठीक है, ये हो गए हमारे 14 से लेके 20 अध्याय, और अब बचे हैं बाकी के 16 अध्याय। तो 16 अध्याय में से पहले अभी 21 से लेके 27 अध्याय जो हैं वो पात्र लक्षण वर्गीकरण में आते हैं। 21वां अध्याय है आहार्य अभिनय, 22वां अध्याय है सामान्य अभिनय, 23वां अध्याय है नेपथ्य। नेपथ्य का मीनिंग क्या होता है? नेपथ्य का मीनिंग होता है ग्रीन रूम। अगर हम आज की लैंग्वेज में बोले तो नेपथ्य को ग्रीन रूम कहेंगे। तो इसके ग्रीन रूम के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या नेपथ्य से रिलेटेड विधान है, वो इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया है। 21, 22, 23। 24वां अध्याय है पंक्त्युपचार। ये सामान्य अभिनय को चित्राभिनय से जोड़ने वाला अध्याय है। फिर इसके बाद आता है चित्राभिनय। 26वां अध्याय है विकृति विकल्प। और 27वां अध्याय है सिद्धि व्यंजक। ये हो गए हमारे 27 अध्याय। अब बचे 9 अध्याय। सत्ताईस अध्याय तक हो गया। अब आगे आते हैं 28 से लेकर 34 तक अध्याय, जो संगीत और वाद्य को समर्पित है। संगीत और वाद्य। थिएटर और डांस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जिनका सब्जेक्ट परफॉर्मिंग आर्ट होता है, वो जनरली ये अध्यायों का अध्ययन नहीं करते हैं। पर हम नाट्यशास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम सारे अध्याय को देखेंगे। 28 से लेके 34 तक अध्याय है। 28वां अध्याय है आतोद्य।
फिर वीणा, 30वां अध्याय है पंच विधान, 31वां अध्याय है अवनद विधान, 32वां अध्याय है ध्रुवाध्याय, 35वां अध्याय है वाद्य अध्याय, कौन कौन किस किस प्रकार के वाद्य होते हैं इसकी चर्चा का अध्याय है। फिर इसके बाद आता है 34वां अध्याय पात्रों के प्रकार। ठीक है, अब बचे 35 और 36 दो अध्याय, जो उपसंहार, स्वरूप है 35 और 36। 35वें में भूमिका विकल्प, और 36वें में नाट्य शाप नामक अध्याय है। भूमिका विकल्प के बारे में अगर बताएं तो पात्रों को अभिनेता और अभिनेत्री में बांटने के नियमों की चर्चा की गई है, और नाट्य को श्राप भी मिला है, इसकी चर्चा 36वें अध्याय में की गई है। तो पहली वीडियो में हमने नाट्यों की उत्पत्ति की कथा सुनी थी। आगे आने वाली वीडियो में हम दो और कथाएं हैं, जो एक अभी हमने अध्याय पढ़ा था मंडप विधान, जो नाट्यशास्त्र का दूसरा अध्याय था, उससे रिलेटेड एक कथा है, उसकी चर्चा करेंगे। और अंतिम अध्याय नाट्य शाप, नाट्य को जो शाप मिला है उसको, उससे रिलेटेड भी एक कथा है, जिसका चर्चा हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो ये थे नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय। आई होप ये तरीके से नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों को याद करने में आपको आसानी होगी, और अध्यायों के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी आपको प्राप्त होगी। मैं कोशिश करूंगी कि इसी तरह आपको नाट्यशास्त्र के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूं, आपको नाट्यशास्त्र से अवगत कराऊं। नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में।